नमस्कार, मैं हूं निखिल और यह है रक्षा मामलों पर हमारी खास पेशकश रखवाले। रखवाले की पिछली दो किस्तों से आपने ध्यान दिया होगा कि हमको एयरक्राफ्ट के क्रैशेस के बारे में बात करनी पड़ रही थी क्योंकि उस तरह की घटनाएं हो रही थी। लेकिन आज की किस्त रखवाले की एक अच्छी खबर को लेकर है। 30 अक्टूबर को फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा जाएंगे, जहां पे टाटा और एयरबस का एक जॉइंट सेटअप होने वाला है, एक प्लांट लगने वाला है जहां पे इंडियन एयरफोर्स के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनेंगे। 40 यहां बनने वाले हैं, 16 बाहर से आएंगे। बड़े दिनों से इस एयरक्राफ्ट का इंतजार था। इस एयरक्राफ्ट से भारतीय वायुसेना का क्या फायदा हो सकता है, इसका सिविलियन यूज कैसे हो सकता है, इन सारे विषयों पर बात करेंगे हम रक्षा विशेषज्ञ शिव अरोड़ से। बहुत बहुत स्वागत है शिव आपका। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच निखिल। शिव, ये बिल्कुल एंटिसिपेटेड था कि C295 हमने पिछले साल ही सितंबर में डील कर लिया था और हमने तब भी रखवाले के एपिसोड्स में काफ़ी विस्तार से बात की थी। लेकिन हम एक चाहते हैं कि क्विक रिकैप हो जाए कि इस एयरक्राफ्ट की क्या ज़रूरत थी फोर्स को और क्या क्या चीज़ें ये करके दिखा सकता है। निखिल, ये जो ज़रूरत थी C295 का, जो इस एयरक्राफ्ट टाइप का, ये एक्चुअली 10 साल पहले शुरू हुआ था। 2012 में भारतीय वायुसेना ने एक रिक्वायरमेंट आगे किया था कि उनके जो पुराने एवरो एयरक्राफ्ट थे, HS-748 एवरो, जो एक विंटेज ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो HAL ने भी लाइसेंस प्रोड्यूस किया था कुछ सालों के लिए, उस टाइप के जो एयरक्राफ्ट थे उसको रिप्लेस करना था। और इंडियन एयरफोर्स को का ये आइडिया था कि हमारे लिए एक नया न्यू जनरेशन मिलिट्री लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए जिसमें कुछ कैपेबिलिटीज होंगे जो एवरो में नहीं है। जैसे कि एवरो, अगर आपने देखा है निखिल, एवरो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है लेकिन वो ऑलमोस्ट एक सिविलियन एयरक्राफ्ट जैसा है। बहुत कन्वेंशनल डोर्स है, साइड से आप एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं। अनलाइक जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो होते हैं, पीछे जो एक हॉरिजॉन्टल दरवाज़ा जो ऐसे खुलता है, रियर रैंप जो बोलते हैं, वो नहीं है इसमें। और इसलिए उसका जो यूटिलिटी है वो काफ़ी लिमिटेड है। वो सिर्फ ट्रूप्स, सोल्जर्स, सैनिकों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अच्छा है, लेकिन गुड्स या सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्चुअली उसका कैपेबिलिटी अच्छा नहीं है। तो इसलिए बहुत सालों से ये एयरक्राफ्ट जो है उसको रिप्लेस करना था। सो 2012 में ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। एक इंटरनेशनल टेंडर खोला था इंडियन एयरफोर्स ने। बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट कंपनीज थे उनको इनवाइट किया था कि आप इंडिया में आकर किसी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ पार्टनरशिप बनाकर यहीं पे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट बनाएं और ये एयरक्राफ्ट्स यहीं पे बनाएं। तो ये जो होगा, जो प्रधानमंत्री जो उस फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे, उस फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे वडोदरा में, वो एक्चुअली एक इट्स द फाइनल स्टेप उस प्रोसेस का। निकल राइट। शिव, हम ये जानना चाहते हैं कि 2017 में बात शुरू होती है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ अब हमको डिफेंस प्रोक्योरमेंट में जाना है, जिसमें ना सिर्फ PSUs और DPSUs के साथ में बाहर से कंपनियां आके साझेदारी करें, बल्कि प्राइवेट पार्टनर्स भी जो हैं, इंडिया के अच्छी कंपनीज हैं, टाटास, L&Ts और इस तरह के काफ़ी कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, इनको भी मौका मिले इस मार्केट में आने का। और फाइनली अब हम उसको भी फ्रैक्टिफाई होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल निखिल, और ये जो ये टाटा और एयरबस के बीच में ये जो एक ये जॉइंट प्रोजेक्ट है C295 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ता है निखिल। बहुत सारे फर्स्ट्स हैं इसमें। एक तो जैसे आपने बताया कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत एम्बिशियस चीज़ है। जैसे आपने डिटेल किया कि इसके अंदर जो इंटेंशन है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, वो है कि फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर एक इंडियन कंपनी के साथ एक बहुत डीप पार्टनरशिप फोर्ज करके उसके बाद एक प्रोजेक्ट ये इंडिया में करेंगे। अभी तक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर अभी तक नो बिग प्रोजेक्ट हैज हैपेंड, लेकिन ये C295 का जो प्रोजेक्ट है, टाटा एक बहुत बड़ा भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, एयरबस एक ग्लोबल एयरक्राफ्ट कंपनी है निखिल, बहुत ही बड़ा कंपनी है जो इंडिया के साथ बहुत सालों से बिजनेस किया है, 1950 से बिजनेस करते आ रहा है। तो इन दो कंपनीज जिनके बीच में ऑलरेडी काफ़ी कोऑपरेशंस हैं, इनके बीच में ये पार्टनरशिप हो गया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमको नहीं भूलना चाहिए निखिल कि 2012 और
14 के बीच में जब जब भारतीय वायुसेना ने ये टेंडर निकाला था, ग्लोबल टेंडर जो बोलते हैं, टाटा और एयरबस का इकलौता टेंडर था जो वापस आया था। बहुत सारे कंपनीज थे, साब था, अलीनिया एरोनॉटिका था, इल्यूशन था रशिया का, एम्ब्रेयर था ब्राजील का, कुछ यूएस के कंपनीज लॉकहीड मार्टिन वगैरह, बहुत सारे कंपनीज थे जिनको ये एक इनविटेशन गया था कि अगर आपके पास कुछ ऐसा इस टाइप का एयरक्राफ्ट है तो आप हमें इंफॉर्मेशन भेज दीजिए। लेकिन सिर्फ टाटा और एयरबस का एक जॉइंट बिड था इस रिक्वायरमेंट के लिए। तो दैट इज द रीजन वाई कि ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक एक्चुअल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है क्योंकि ये दो कंपनीज हैं जिनका काफी अनुभव है ऑलरेडी डिफेंस प्रोडक्शन में, और ये दो जॉइंटली इक्वल पार्टनर्स बनकर वडोदरा में ये एयरक्राफ्ट बनाएंगे। और काफ़ी दिनों से इस चीज़ का इंतजार भी चल रहा था। इंडियन सिविल एविएशन में अगर आप देखेंगे तो एयरबस के ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स आपको मिलेंगे, स्पेशली जो डोमेस्टिक रूट्स पे चल रहे होते हैं। नैरो बॉडी जेट्स जो आप देख रहे हैं ज़्यादातर एयरबस के हैं, लेकिन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल नहीं रहे थे। ज़्यादातर लॉकहीड मार्टिन, बोइंग ऐसी कंपनीज को जा रहे थे जो अमेरिकन कंपनीज हैं। अब जाके वो जिसको कहते हैं ना कि वो एक रास्ता खुला है एयरबस के लिए भी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में मार्केट करने का। जिंक्स ब्रेक हुआ है क्योंकि एयरबस ने लगभग सारे ही जो आरएफआईज होते हैं उनका रिप्लाई तो किया है, लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन वो हो नहीं पाया। शिव, एक और चीज मैं जानना चाहता हूं, आपने कहा कि सिर्फ एक कंपनी का या एक कंसोर्शियम का या एक समूह का रिप्लाई आया था, क्या इसमें भी वो सिंगल वेंडर वाली प्रॉब्लम आई थी, या फिर एयरफोर्स को पसंद आ गया था एयरक्राफ्ट और बाकी चीजों में थोड़ा टाइम लग गया? नहीं निखिल, मेरा मानना है कि जब ये टेंडर निकला था, जो बहुत डिटेल्ड जो रिक्वायरमेंट्स थे इंडियन एयरफोर्स के, पता चल गया था ग्लोबल आर्म्स बाजार में कि C295 एक प्रॉपर फिट था। बाकी सारे जो पोटेंशियल जो एयरक्राफ्ट थे जो पार्टिसिपेट कर सकते थे इस कॉन्टेस्ट में, उन पे शायद कुछ मॉडिफिकेशंस होना पड़ता अगर वो पार्टिसिपेट करते। तो इसलिए अगर आप टाइम फ्रेम को देखते या कॉस्ट को देखते, इसलिए शायद वो कंपनीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया और एक रिप्लाई नहीं किया इस टेंडर में। तो इसलिए एयरबस और टाटा का सिर्फ ये था। लेकिन जो आपने जिक्र किया सिंगल वेंडर सिचुएशन का, वो एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन है इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, क्योंकि जब भी एक सिंगल वेंडर सिचुएशन होता है, जब भी एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है और सिर्फ एक कंपनी से एक बिड आता है, तो इंडियन सिस्टम के अंदर वो पूरा पैरालाइज हो जाता है, वो पूरा स्टॉप हो जाता है, क्योंकि अचानक ऐसे लगता है कि ये कंपेटिटिव नहीं है, हम नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, ये कुछ भी दाम पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई में कुछ नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ सालों के लिए ये पूरा स्टॉल हो गया था। आई थिंक 4-5 साल के लिए पूरा स्टॉल हो गया था 2014 से। उसके बाद मनोहर पारिकर जी रक्षा मंत्री थे उस टाइम पर, जब वो थे, उन्होंने एक काफी प्रैक्टिकल व्यू लिया था निखिल। उनका कहना था कि देखो, हम इंडियन एयरफोर्स से बात करेंगे, हम यूजर्स से बात करेंगे, हम कोस्ट गार्ड से बात करेंगे, हम डीआरडीओ से बात करेंगे, और हम कहेंगे कि बस देखो, अगर ये एयरक्राफ्ट, ये विमान जो है, अगर ये हमारा रिक्वायरमेंट फिट करता है, अगर एयरबस एक जाने माने कंपनी है, टाटा भी एक रिस्पेक्टेड रेप्यूटेबल कंपनी है, तो क्यों ना हम इसको वेवर दें, सिंगल वेंडर सिचुएशन का एक वेवर कर दें, विद ऑल ऑन बोर्ड, कोई नथिंग अंडर द टेबल, और आगे चले इस पर। तो वही हुआ था निखिल, वो सिंगल वेंडर सिचुएशन को एक वेवर मिला था और इसलिए ये आगे बढ़ सका। और देखिए, इस चीज का ना बड़ा काम आता है। आप अगर K9 वज्र के एग्जाम्पल में देखें तो वो एक प्राइवेट कंपनी के फायदे के तौर पे आप उसको प्रचारित कर सकते हैं कि L&T को वो स्किल मिली, लेकिन L&T है तो इंडिया में ही, और वो इंजीनियर्स इंडिया में है, और अब हमारे पास पे वो मौका है कि हम उस स्किल का इस्तेमाल करते हुए, फॉलो ऑन ऑर्डर जो आ रहा है बिल्कुल सही मिला है, उसकी डिलीवरीज भी शुरू होने वाली हैं, लेकिन हमारे पास अब वो स्किल आ गई है इंडियन इंजीनियर्स के पास में, वो प्लांट फिजिकली लोकेटेड है इंडिया में। इसके अपने फायदे होते हैं, इसलिए थोड़ा रिलैक्सेशन अगर कहीं से मिल जाए तो उसमें उतनी बुराई भी नहीं है। और निखिल, जस्ट टू ऐड वन पॉइंट, हमको ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि जब टाटा ग्रुप ये C295 बनाएंगे, या जैसे आपने बताया कि L&T K9 बनाएंगे,
हमको याद रखना चाहिए कि बहुत सारे इंडियन कंपनीज सप्लाई भी करते हैं इसमें। एक नेटवर्क है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा को फायदा होता है या एल&टी को फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये C295 प्रोजेक्ट में जैसे MOD ने कुछ इंफॉर्मेशन रिलीज किया था 2-3 दिन पहले, 13,000 के ऊपर जो पार्ट्स, असेंबलीज, स्पेयर्स होंगे इस एयरक्राफ्ट के, वो सारे इंडिया से सोर्स होंगे। और 125 के ऊपर इंडियन जो मीडियम एंड सेमी मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं इंडिया में, वो ये पार्ट सप्लाई करेंगे। तो फायदा बहुत सारे कंपनीज को होते हैं निखिल। बिल्कुल शिव, इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट लिए जा रहे हैं, लेकिन ओपन सीक्रेट है कि इंडियन आर्मी भी इस एयरक्राफ्ट में बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि उस तरह का जो पैकेज है वो उस तरह का है कि आप 40 से 45 पैराट्रूपर्स को लेके जा सकते हैं, और एवरो वाली प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास में रैंप है जहां से आप इजीली सामान भी ड्रॉप कर सकते हैं, पैराट्रूपर्स भी आपके सेफली जंप कर सकते हैं प्रॉपलर होने के बावजूद। 70 पैसेंजर्स आप लेके जा सकते हैं, 12 आप ICU बेड्स लेके जा सकते हैं, 27 आप स्ट्रेचर्स लेके जा सकते हैं। तो ये काम ज़्यादातर ये फौज को काम पड़ता है, आर्मी की इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और 7 से 9 टन का पेलोड है। तो जो आपके ऐसे इलाके हैं जहां पे आपके पास बहुत लंबी स्ट्रिप्स नहीं है, या DBO जैसे इलाके हैं जहां पे आप अवॉइड करना चाहते हैं अननेसेसरीली एक बड़े बल्कि एयरक्राफ्ट को लैंड कराना, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व होता है, वहां ये एयरक्राफ्ट बहुत काम आएगा। शिव, क्या कोई इंडियन आर्मी के अलावा मेरे ख्याल है कोस्ट गार्ड को भी इस एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट है? डेफिनेटली इंटरेस्ट है निखिल। पहले आपको बताऊं और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये जो फैक्ट्री बन रहा है अभी वडोदरा गुजरात में, वो फिलहाल जो ऑफिशियल जो ऑर्डर्स मिले हैं वो 40 एयरक्राफ्ट के लिए है। तो इसका मतलब है कि अभी उस फैसिलिटी का उद्घाटन होगा, उसके बाद 2-3 साल के बाद प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा वहां पर। उसके बाद 40 एयरक्राफ्ट, 8 विमान पर ईयर बनेंगे इस फैसिलिटी में। वो 40 एयरक्राफ्ट विमान जो है C295 वो भारतीय वायुसेना के लिए होंगे निखिल, वो प्रायोरिटी है। लेकिन उसके अलावा जब तक ये प्रोडक्शन शुरू होता है तब तक मेरा मानना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड, तटरक्षक जो है, और शायद इंडियन आर्मी को साइड पे रखते हैं एक सेकंड, इंडियन कोस्ट गार्ड का एक काफी अहम रिक्वायरमेंट है निखिल, मैरीटाइम मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट का। क्योंकि कोस्ट गार्ड के पास अभी डॉनियर एयरक्राफ्ट हैं और वो हेलीकॉप्टर्स और डॉनियर एयरक्राफ्ट से काम चलाते हैं, और वो काफ़ी डिपेंडेंट भी है नेवी पर कुछ मिशंस के लिए। लेकिन बहुत सालों से कोस्ट गार्ड का ये एक पोजीशन है कि देखो, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर कोस्टल सिक्योरिटी के लिए, वो एयरक्राफ्ट से ही हो सकता है। और हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गया है, स्पेशली 2611 के बाद उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ गया है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि वी शुड नॉट बी शेयरिंग एसेट्स विद द इंडियन नेवी, हमको एक फ्लीट चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पायलट्स हैं, हमारे पास क्षमता है एविएशन के लिए। तो इसलिए वी वांट दिस। तो इसलिए DRDO एक पार्टनर बन गया है उस रिक्वायरमेंट के लिए निखिल। और ये MMA बोल रहे हैं, मैरीटाइम मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट जो है वो एक इंडियन प्रोजेक्ट है DRDO की तरफ से इंडियन तटरक्षक के लिए। तो उसके अंदर एनीवेयर बिटवीन 11 से 19 विमान C295, मॉडिफाइड C295 जो मैरीटाइम सर्वेलेंस, मैरीटाइम इंटरडिक्शन मिशंस के लिए वो होंगे। तो ये 40 जो एयरक्राफ्ट विमान है भारतीय वायुसेना के लिए, उसके अलावा 15 से लेकर 20 विमान शायद एट द अपर एंड तटरक्षक के लिए होंगे। उसके अलावा निखिल DRDO को भी उनका भी एक पोजीशन है कि उनके जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट हैं, जो मॉडिफाई हो सके। क्योंकि देखो अब तो ये C295 इंडिया में बनेगा, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्शन लाइन इंडिया में है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर वायुसेना के पास है, तटरक्षक के पास है, तो DRDO का ये रैशनल जस्टिफिकेशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा देश में। और इसलिए फ्यूचर के जो एयरक्राफ्ट हैं, AWACS या अर्ली वार्निंग सिस्टम या कुछ और मिशन के लिए अगर एयरक्राफ्ट है, तो क्यों ना ये C295 प्लेटफॉर्म में ही बनाए। तो एयरबस का ये ओवरऑल बिग पिक्चर व्यू है कि 150 एयरक्राफ्ट, 150 C295 निखिल बनेंगे इस फैसिलिटी में ओवर द नेक्स्ट 10 to 15 years।
और उन्होंने एक क्लॉज ये भी रखा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए अग्री करती है तो फिर वो एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं इस बिल्कुल, फैसिलिटी से, बिल्कुल। क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली यूरोप के बाहर पहली बार बन रहा है और इंडिया में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम आने वाली है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनको सस्ती पड़ेंगी। और जो 150 वाला नंबरशिप अभी मतलब जिसको कहते हैं थिंकिंग आउट लाउड, अभी तक के जो आपके CAPFs हैं उनके पास में कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, कुछ BSF के पास, कुछ CRP के पास, लेकिन कुछ टाइम बाद में ये होने वाला है कि वो भी यूटिलिटी एयरक्राफ्ट डिमांड करने वाले हैं, चाहे वो किसी कोस्ट गार्ड की या एयरफोर्स की फैसिलिटी पे लैंड करें, लेकिन अब रिक्वायरमेंट बढ़नी ही है, आगे चल के कम नहीं होगी। एक और चीज़ शिव हम इस पे फोकस करना चाहते हैं कि जो हमारे C-130s हैं या C-17s हैं, इन पर स्ट्रेस थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि अभी ये दो प्लेटफॉर्म्स हमारे पास में डिपेंडेबल थे जिनको हम हर जगह अच्छे बुरे कहीं भी कोई फ्लड है, कोई नेचुरल कैलेमिटी है, कोई सेनाओं की कोई ज़रूरत है, अभी लद्दाख में बहुत इस्तेमाल किया गया इन दोनों एयरक्राफ्ट्स को, तो वहां से थोड़ा ये स्ट्रेस ले लेगा इन दो प्लेटफॉर्म्स पे से। 100% स्ट्रेस ले लेगा निखिल, क्योंकि C-295 जो है आप इसको बोल सकते हैं एक मिनी हर्क्यूलिस। Yes. वो एक C-130J सुपर हर्क्यूलिस जो आप हर जगह देखते हो अभी फिलहाल, जब भी कोई बाढ़ आता है या कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, फ्लैश फ्लड्स होते हैं हिमालयाज में, आप C-130J देखते हो, क्योंकि वो एक बहुत बैटल टेस्टेड रफ राइडिंग एयरक्राफ्ट माना जाता है। 4x4 है हवा का। 4x4 हवा का एक किसी भी हालत में किसी भी मौसम में उड़ सकता है, तो वो एक वॉर हॉर्स है हमारे ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और डिजास्टर रिलीफ के लिए। C-295 जो बनेगा अभी वडोदरा में, वो एक मिनी C-130J बोल सकते हैं निखिल, क्योंकि इसमें भी वो शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग का कैपेबिलिटी है, रफ सरफेस पर लैंडिंग का कैपेबिलिटी है, ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, उसमें बहुत बहुत जल्दी टर्न अराउंड टाइम है। जब वो लैंड होता है आप बहुत जल्दी वो रियर रैंप खोल के सामान निकाल के लोगों को लगा के आप उड़ सकते हो। काफ़ी सेफ्टी फीचर्स हैं जो एवरो और AN-32 में नहीं है, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है निखिल। जैसे नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी इलाकों में जहाँ फॉरेस्टेड एरियाज हैं, जब भी कुछ दुर्घटना होता है तो बहुत दिनों के लिए ढूंढना पड़ता है विमान को। ऐसे एयरक्राफ्ट में ऐसा नहीं है कि ये विमान क्रैश होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी हैं, लेकिन लोकेटिंग द एयरक्राफ्ट आल्सो बिकम्स मच ईजियर इन दीज एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट है। वो स्टैंडर्ड्स जिसमें ये बनते हैं वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स हैं निखिल। इसके अलावा ये काफ़ी फ्लाइंग दीज एयरक्राफ्ट आर मच ईजियर निखिल। दो का क्रू है, 2 पायलट्स, वन लोड मास्टर जो बोलते हैं, जो कैबिन में बैठते हैं और वो कमांड करते हैं कि कैसे ऑफलोडिंग ऑनलोडिंग होता है। तो ये एक मिनी C-130J सुपर हर्क्यूलिस जैसा है, और ना सिर्फ ये स्ट्रेस लेगा ये बड़े एयरक्राफ्ट से, लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट हैं काफ़ी और भी अवेलेबल होंगे निखिल, और इट विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। बहुत बहुत बजट भी बचेगा इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी तटरक्षक के लिए। हिमालय लद्दाख डॉलर बेग ओल्डी का उदाहरण लिया आपने, वहाँ पे बिल्कुल ये इट विल हैपन। और आई अंडरस्टैंड दैट एक हाई ऑल्टीट्यूड डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ है C-295 फॉर द इंडियन एयरफोर्स नॉट वेरी लॉन्ग अगो। शिव, आपने एक बड़ा दिलचस्प पहलू छेड़ा इसमें अवेलेबिलिटी का, और एक लाइफ टाइम कॉस्ट भी होती है कि आपने जो एयरफ्रेम लिया है आप उसको कितने साल इस्तेमाल करते हैं, उसको चलाने में आपका कितना पैसा खर्च होता है, और आपको मेंटेनेंस में उसका कितना पैसा लग रहा है। हम एक शिफ्ट देख रहे हैं, हाँ, एक वक्त था जब इंडियन एयरफोर्स का जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट था या जो स्ट्रेटेजिक लिफ्ट फ्लीट था वो पॉपुलेट करते थे उसको इल्यूशंस और एंथोनोव्स, और अब हम देख रहे हैं वो बिल्कुल वेस्ट में चला गया है पूरा मामला, एयरबस, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन। इसके क्या कारण रहे हैं शिव, आपको क्या लगता है? ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी इल्यूशन या एंथोनोव डिज़ाइन ब्यूरो से आए नहीं, लेकिन वो पुराने एयरफ्रेम्स भी क्या उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया हमारा, ये कहना ठीक होगा? देखिए, दो कारण हैं इस शिफ्ट के लिए। एक है अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। ये एक क्रॉनिक इशू रहा है सोवियत और रशियन चीज़ों से। अभी एक्चुअली काफ़ी ठीक है, लेकिन 70s या 80s और 90s में अगर आप देखोगे तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो एक्सपीरियंस है रशियन चीज़ों से वो काफ़ी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो स्पेयर पार्ट्स का बहुत सारा
शॉर्टेज था, ब्यूरोक्रेसी था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये हम नहीं बनाते हैं, अगर आपको ये स्पेयर पार्ट चाहिए तो आपको और भी पैसा देना पड़ेगा। ये सब बहुत झंझट थे रशियन स्पेयर पार्ट्स को लेकर। दूसरा कारण जो है निखिल, वो एक्चुअली और भी इंपॉर्टेंट है, और वो जैसे आपने बताया कि ओनरशिप कॉस्ट और अवेलेबिलिटी का को लेकर रिगार्डिंग है। देखो निखिल, C295 का उदाहरण लेते हैं। C295 का जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो काफी हाई है, वो काफी बड़ा है, वो महंगा है। ये एयरक्राफ्ट सस्ता नहीं है, ये 22,000 करोड़ में लिए जा रहे हैं 56। फॉर एग्जाम्पल ये महंगा है, लेकिन ओनरशिप कॉस्ट, इसका मतलब है कि आप रोज जो पैसे लगाओगे इस विमान में वो कम होगा, वो रिलेटिवली कम होगा। लेकिन अगर आप रशियन एयरक्राफ्ट को देखोगे, ये रिवर्स सच है। इसका मतलब है कि प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, जब आप खरीदते हो इस विमान को रशिया से, उसका दाम काफी कम होगा, लेकिन जब आप ऑपरेट करते हो, रोज का जो खर्चा होगा इस विमान पर, या मंथली जो खर्चा होगा, वो ज्यादा होगा और ज्यादा होता रहेगा। इसलिए जो ओनरशिप कॉस्ट है वहां पर सेना को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में एक कल्चरल शिफ्ट आ गया है कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज जो हैं उसमें बहुत पैसा देना पड़ता है अप फ्रंट, पहले में बहुत देना पड़ता है, लेकिन ओनरशिप कॉस्ट, अवेलेबिलिटी कॉस्ट, वो एक काफी रैशनल होता है, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं। काफी इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट्स वो काफी प्रेडिक्टेबल होता है इन कंपनीज के, क्योंकि एक प्रोफेशनल लेवल पे होता है निखिल। तो इसलिए ये डिफरेंस है, और ये शिफ्ट आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। शिव, एक और चीज जो हम जानना चाहते हैं कि जैसे जब तक अब तक के जैसी बात हुई है C295 को लेकर के, वो ज्यादातर उसको एवरो रिप्लेसमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आपने बहुत तफसील से बता दिया। और एवरोस तो सब लोग मानते हैं कि लेगेसी एयरक्राफ्ट है और उसको काफी पहले रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए अब होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या AN-32s को भी रिटायर करने पर भारतीय वायुसेना विचार कर रही है, और क्या वो C295 ही होंगे या एक और एयरक्राफ्ट पर विचार किया जाएगा? निखिल, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं अभी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि इंडिया का जो मिलिट्री प्रोक्योरमेंट है वो एक अनफिनिश्ड स्टोरी है। जब तक कुछ साइन नहीं होता है, जब तक एक कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो क्या ये रिप्लेस करेगा हमको पता नहीं है, लेकिन ये हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि AN-32 जो है अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना में, वो एक बड़ी संख्या में है। ये एयरक्राफ्ट 100 के ऊपर ऐसे AN-32s हैं जो C295 को के बिल्कुल कंपेरेबल हैं। सेम टाइप का वेट कैरी कर सकता है, रियर रैंप है, ये भी एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। AN-32 अभी अपग्रेड हुए हैं और कुछ अपग्रेड हो रहे हैं अभी निखिल। तो 100 के ऊपर जो AN-32 है, जो ये यूक्रेनियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है, ये बहुत रिलायबल एयरक्राफ्ट है निखिल, और अपग्रेड के बाद वो और भी रिलायबल हो गए हैं। और मैं पर्सनली बोल सकता हूं कि AN-32 के जो पायलट्स हैं वो इस विमान को बहुत पसंद करते हैं निखिल। उनको लगता है कि एक बहुत रिलायबल एयरक्राफ्ट है, बहुत स्टर्डी, बहुत तंदुरुस्त स्टर्डी एयरक्राफ्ट विमान है, और वो उसको जाना नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी जान है, इस विमान में काफ़ी जान है। काफ़ी मुश्किल मिशंस में इस विमान ने काफ़ी अच्छा किया है। तो इस एयरक्राफ्ट में काफ़ी लाइफ अभी तक है निखिल, लेकिन जब ये रिटायर होंगे, जितने भी सालों में, 10, 15, 20 साल में जब ये रिटायर होंगे प्रोग्रेसिवली निखिल, तो अगर हम लॉजिकली देखेंगे तो C295 ही रिप्लेस करेगा इसको। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि क्या उस टाइम पर इंडियन एयरफोर्स बोलेंगे कि हम एक और टेंडर निकलवाएंगे, फिर से हम आर्म्स बाजार में जाएंगे, फिर से सारे कंपनीज को इनवाइट करेंगे और टेस्ट करेंगे, क्योंकि C295 जो है उसका जो कैपेबिलिटी है, उसका जो वेट क्लास जो है, उसके जो मिशंस हैं जो वो परफॉर्म करता है, उसके जो फ्लाइट स्पीड, सारे जो कैपेबिलिटीज हैं वो बिल्कुल AN-32 के टाइप के ही हैं। तो अगर आप इकोनॉमिकली देखेंगे, लॉजिकली देखेंगे, C295 ही रिप्लेस करेगा AN-32 को। और ये भी सोचना पड़ेगा कि ये तब तक तो C295 बहुत स्पीड से बनता रहेगा वडोदरा में, हाई प्रोडक्शन रेट
will already be there. So it's logical. Logically speaking, it will replace the AN-32. लेकिन लॉजिक तो काफ़ी रेयर चीज़ है निखिल इंडियन प्रोक्योरमेंट में। बिल्कुल। शिव, आपने जब ये बात कही थी कि डीआरडीओ भी कुछ एयरक्राफ्ट्स में इंटरेस्टेड है और वो हो सकता है कि एवैक्स या उस तरह का कोई प्रयोग करें, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इंडियन एयरफोर्स भी इस रोल में इमेजिन करती है इस एयरक्राफ्ट को? इंडियन नेवी को भी अपने एवैक्स की ज़रूरत है, क्या वो इस तरह की बातें सोचते हैं? और अब जब ट्रांसपोर्ट फ्लीट की बात चली निकली है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, आपका प्लान भी लगने वाला है, क्या टैंकर फ्लीट के अच्छे दिन आएंगे? निखिल, डीआरडीओ का जो एक ओवरऑल प्लान है C295 को लेकर, ये 6 साल पहले शुरू हुआ था। जब ये क्लैरिटी मिल गया था, जब एमओडी के तरफ से एक इंडिकेशन आ रहा था, जब मनोहर पर्रिकर जी रक्षा मंत्री थे, कि ये सिंगल वेंडर का वेवर मिलने वाला है, यही है जो विमान जो इंडिया में बनेगा, तब तक डीआरडीओ ने सोच लिया था कि इसी एयरक्राफ्ट को लेकर हम हमारे सारे जो प्लानिंग करेंगे, सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसी विमान प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाएंगे। तो इसलिए अभी एरो इंडिया में अगर आप जाते हैं निखिल, तो काफ़ी सारे मॉडल्स दिखते हैं। डीआरडीओ का एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट है जो C295 एयरक्राफ्ट के बेसिस पे है। एक मैरिटाइम मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है तटरक्षक के लिए, वो भी एक डिज़ाइन और कंसेप्चुअलाइजेशन स्टेज पर है। इसके अलावा सिग्नल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस के जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी इस एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म पर हैं। टैंकर्स एक अलग चीज है निखिल, इससे बड़े एयरक्राफ्ट हमको चाहिए, इससे बड़े एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी इंडियन एयरफोर्स के लिए। लेकिन जैसे आपने शुरू में बताया कि C295 जो है एक बहुत मॉड्यूलर एयरक्राफ्ट है निखिल। इसके अंदर जो कैबिन में है, जो आप बना सकते हो उस एयरक्राफ्ट को, आप इसको एक हॉस्पिटल एयरक्राफ्ट बना सकते हो, आप इसको एक मिसाइल कैरियर बना सकते हो, एक डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ है इंडियन एयरफोर्स को। आप इसको एक मैरिटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट बना सकते हो, आप एक सबमरीन हंटिंग एयरक्राफ्ट बना सकते हो। तो थियोरेटिकली स्पीकिंग निखिल, ये एक अगर कुछ किट लगा के, कुछ इंटीग्रेट करके, थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करके, ये बिल्कुल एक टैंकर एयरक्राफ्ट भी बन सकता है। और वो शायद एक एडिशनल कॉस्ट लगेगा इस पर। लेकिन अगर आप ओवरऑल टैंकर का रिक्वायरमेंट देखते हो तो आई थिंक द इंडियन एयरफोर्स वांट्स बिगर एयरक्राफ्ट। बिल्कुल, मैं बिल्कुल उस असेसमेंट से एग्री भी करता हूं कि उनको एक बड़ा, एक वाइड बॉडी जेट प्रेफरेबली चाहिए होगा, क्योंकि उसी तरह के रोल्स में आप टैंकर्स को फील करते हैं। क्योंकि टैंकर्स आप बहुत पास नहीं भेजना चाहते हैं फ्रंट के, वो पीछे रहते हैं और उनको काफ़ी लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ता है। और कोई भी मैन्युफैक्चरर आपसे यही कहने वाला है, C295 वाले भी आपसे ये कहेंगे कि हम अंदर एक फ्यूल बैग लगा के एक तार उसमें से निकाल देंगे, मना कोई नहीं करेगा कि एयरक्राफ्ट नहीं कर सकता है। मैं यही जानना चाहता था कि सिंस ट्रांसपोर्ट फ्लीट को अब एक एयरक्राफ्ट मिला है, जनरली इस तरफ फोकस थोड़ा सा कम रहता है भारत में, जो जिसको कहते हैं लाइमलाइट से थोड़े वो बाहर रहते हैं इस तरह के जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उतना क्या कहें, उतना फ्लैम्बॉयंस नहीं है वहाँ पे। इसीलिए मैंने जानना चाहा कि क्या अब ये कदम लिया गया है तो क्या नंबर आएगा टैंकर फ्लीट का? क्योंकि टैंकर फ्लीट बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रही है कि हम पे विचार कर लीजिए, 4, 5, 6 एयरक्राफ्ट हमको भी चाहिए ही चाहिए। निखिल, अगर आप वो प्रायोरिटी लिस्ट को देखते हो भारतीय वायुसेना के, टैंकर फ्लीट बहुत सालों से रीटेंडर होता रहा है। 2-3 कंपटीशन ऑलरेडी हुए हैं, अभी एक एक्टिव एक कंपटीशन है, लेकिन वो एक इधर उधर जा रहा है, कुछ हुआ नहीं है। बहुत सालों से कोई जिक्र नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक्चुअली कहाँ जा रहा है। थियोरेटिकली अगर आप देखते हो तो अभी इंडियन एयरफोर्स का टैंकर का रिक्वायरमेंट बहुत लेवल्स पे चल चुका है। एक बार वो बोलते हैं कि हम लीजिंग का ऑप्शन देख रहे हैं, एक बार वो बोलते हैं कि हम आउटराइट खरीदना चाहते हैं, एक बार वो बोलते हैं कि आप डीआरडीओ जो एवैक्स बना रहे हैं अभी, उसको आप मॉडिफाई करके टैंकर एवैक्स बना दो। तो इससे पता चलता है निखिल कि भारतीय वायुसेना काफ़ी डेस्परेट हो गया है ऐसे टैंकर एयरक्राफ्ट के लिए। बहुत सालों से बोल रहे हैं कि देखो बॉस, अगर एयर पावर को प्रोजेक्ट करना है तो टैंकर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है हमारे, और हमारे पास
कितने हैं, आई थिंक 6 IL-78M। और बचा बचा के रखते हैं उनकी जो सर्विस लाइफ है बिल्कुल, उसको। बिल्कुल। और आपने देखा होगा जब अभी रफाल जब आए थे, किसने रिफ्यूल किया था? इंडियन एयरफोर्स के वो टैंकर्स नहीं थे, हमने हेल्प हमने मांगनी पड़ी। और ये कई बार होता है जब हम एक्सरसाइज के लिए अपने एयरक्राफ्ट लेके जाते हैं, तब भी हम वो, ठीक है, अच्छी बात है कि आपके इतने दोस्त है दुनिया में कि आपको कोई वहां पे हवा में आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाता है किसी और का, पर आपके पास खुद का होना चाहिए। लड़ाई में थोड़ी कोई ये करने वाला है। तो वो लीज का जो ऑप्शन है वो तो गया निखिल, वो तो नहीं होगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने एक फिजिबिलिटी स्टडी ये वो किया था और उनका कहना था कि देखो एक एडहॉक मेजर तो कर सकते हैं जब हम बाहर जाते हैं एक्सरसाइज के लिए या जॉइंट मिशन के लिए, तब हम लीज कर सकते हैं एक टेम्पररी बेसिस पे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम लीज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि दैट विल नॉट फिट आवर रिक्वायरमेंट्स। जैसे आपने बताया कि वी शुड हैव आवर ओन फ्लीट। तो मेरा मानना है कि स्पेशली अभी के जो वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल चौधरी, उनके जो प्रायोरिटी लिस्ट में है फाइटर एयरक्राफ्ट नंबर 1 है, क्योंकि जैसे हमने पिछले बार डिस्कस किया था स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के ऊपर, वो प्रायोरिटी नंबर 1 है। लेकिन टैंकर्स और हेलीकॉप्टर्स आर नंबर 2 और 3 निखिल। तो ये नंबर 3 स्पॉट पर है प्रायोरिटीज पे कि टैंकर्स की जरूरत होती है। बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि हवा में पेट्रोल पंप होता नहीं है और आप लड़ाई के बीच में उतारना नहीं चाहते हैं अपना एयरक्राफ्ट। बहुत ये इस तरह के कुछ सिस्टम्स होते हैं, शिव, हमारे दर्शक भी इस बात को समझते होंगे कि ठीक है आपको उतना फैंसी नहीं लगता है सुनने में, लेकिन अभी अगर आप थोड़ा भी ध्यान उस पर दे रहे हैं कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया एक ओवरवेलमिंगली लार्ज इकॉनमी है, उसका कंट्री का साइज बड़ा है, आर्मी का साइज बड़ा है, तीनों सर्विसेज का साइज बड़ा है, लेकिन वो क्यों अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं? लॉजिस्टिक्स पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। और इस तरफ हमारा ध्यान जितने जल्दी जाएगा हम ऐसे अंजामों से बच भी जाएंगे। ऑन दैट नोट, रखवाले की इस किस्त को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इंडियन एयरफोर्स को और सारे दर्शकों को बधाई के साथ फाइनली एयरक्राफ्ट आने वाला है। अगले साल इसी वक्त के आसपास डिलीवरी शुरू हो जाएंगी जो फ्लाईवे कंडीशन में आने हैं, और उसके 3 साल बाद से जो इंडिया में एयरफ्रेम्स बनने हैं उनकी डिलीवरी भी शुरू होने वाली है। जब वो होगा तब उनके बारे में भी आप रखवाले की आने वाली किस्तों में सुनेंगे। बने रहिए द ललन टॉप के साथ में। शुक्रिया आपका और शुभ आपका भी, आपने हमें वक्त दिया। धन्यवाद, थैंक यू। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।